तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला कंटेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में ना, एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले आउटलाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या क्या आगे पढ़ना है ताकि एक फ्लो बना रहे हमारा। फिर पढ़ेंगे हम एवरेज, मीन वैल्यू एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ एम करंट को पढ़ने वाले हम। फिर रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर इसे हम देखेंगे। फिर एसी सर्किट विथ रजिस्टर के साथ देखेंगे, फिर एसी सर्किट को देखेंगे इंडक्टर के साथ, फिर एसी सर्किट को हम कैपेसिटर के साथ लगा के देखेंगे। यह हो गया हमारा तीनों, मान लो कि एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फिर एसी सर्किट विथ एलसीआर। एलसीआर मुझे जहाँ तक पता है कि आपके सिलेबस में इस बार हट चुका है, तो बस मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बस बता दूंगा ना, इसका फॉर्मूला बता दूंगा। और ग्राफिकल रिलेशन देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी के बीच में एक्सएल और एक्ससी का। पावर ऑफ एलसीआर सर्किट, पावर का फॉर्मूला बस हमें यहाँ पे देखना है, ठीक। और वाटलेस इफेक्ट करंट, उसके बाद एलसी ऑसिलेशन देखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, देखो जो 12 और 13 है ना भाई, 12 और 13 जो है ट्रांसफॉर्मेशन और एसी जनरेटर, यह तुम कहाँ पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में ना। तो मैं देख लो कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। तुम्हारा यह दो चैप्टर जो है ना, इसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे कहाँ गया हमारा एलसीआर सीरीज, यह वाला आपके सिलेबस में है नहीं। तो हमें इतना चीज़ पढ़ना है, इजी है, बहुत फास्ट कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या जानना है आपको कि भैया अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ विच कॉन्टिन्यूसली चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड द पीरियोडिकली रिवर्स इन इट्स डायरेक्शन। सबसे पहले देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ बारे में हमें तीन चीज यहाँ पे नई नहीं मिली है। क्या? एक तो मिली है पीरियोडिकली रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन। आप क्लास 11th में एसएचएम और वेव पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि जो पीरियोडिक का मतलब होता है ना कि टाइम इंटरवल हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब सेम टाइम इंटरवल में जो चक्कर होता है ना वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं सेंटर में मान लेता हूँ किसको, सन को, और अर्थ उसके आज चारों तरफ घूमती है, मैं मान रहा हूँ। तो अगर टाइम जितना चक्कर पहले चक्कर में जितना टाइम लगा था, दूसरे चक्कर में अगर उतना ही टाइम लग रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये कैसी है, ये पीरियोडिक मोशन है। तो वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसा होना चाहिए, पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन को। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच कॉन्टिन्यूसली चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्स। सेम चीज है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट दोनों की डिफिनेशन तुम सेम। यहाँ पे वर्ड बस पीरियोडिकली को तुम ध्यान देना कि पीरियोडिकली किसे कहते हैं, जिसको मैंने एक एग्जांपल समझाया था, वही एग्जांपल यहाँ पे काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये रहा आपके सामने एक ग्राफ। ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है? इस ग्राफ में इस साइड करंट और ईएमएफ दोनों हो सकता है, और इधर क्या इन्होंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। अगर कभी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होके अगर ऐसे सिग्मॉइड्स बनता है ना, इस ग्राफ का नाम क्या होता है? इस ग्राफ को हम बोलते हैं ना साइनोसोडियल ग्राफ, मतलब इसको हम बोलते हैं साइन का ग्राफ। तो अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे जा रहा है। अब देखो यहाँ से आके यहाँ तक आने में ये तुम्हारा देखो एक चक्कर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल। यहाँ से आके यहाँ तक लगने में एक साइकिल, और एक साइकिल में लगे समय को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये जो कैपिटल टी है ना, ये क्या बता रहा है? यह बता रहा है क्या? टाइम, टाइम पीरियड। एक साइकिल लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब देखो कि जब एक यहाँ से आने में टी टाइम लग रहा है, तो आधे में कितना टाइम लगेगा? यहाँ तक t/2 टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है t/2। इसका आधा करोगे तो t/4 टाइम। और जब तुम बताओ सर्कल जब पूरा कर लेते हो, तो उस टाइम तुम एंगल कितना कवर करते हो? उस टाइम जो तुम एंगल कवर करते हो वो होता है 2π, 360 एंगल कवर करते हो। तो जब तुमने आधा चला तो कितना एंगल? पाई एंगल। तो यह भी आपको क्लियर होगी। यहाँ से एक इक्वेशन आपके सामने आएगी, यह इक्वेशन जो कि होती है E=E0 साइन ओमेगा टी। और वही बात अगर मैं आई की करूँ तो I= होता है I0 साइन ओमेगा टी। दोनों बात हमारी सीधे ध्यान दोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे तुम्हारे लग जाने वाले हैं। दूसरा ग्राफ देखो, आई का और ई का है और इधर टाइम है, लेकिन देखो ग्राफ इस बार कहाँ से, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। जब कभी ग्राफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं ये भैया ये कोसेक का ग्राफ है, कोस का ग्राफ है। तो सेम यही रहेगा, बस जहाँ पे पहले कोस ओमेगा साइन ओमेगा टी हुआ करता था, आज क्या होगा E=E0 cos ओमेगा टी, I=I0 cos ओमेगा टी। तो दोनों चीज तुमको सीधे ध्यान देना है भाई। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो भैया साइन का ग्राफ है, ग्राफ अगर वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस का ग्राफ है। अब सिंबल देख लो कि कौन कौन चीज यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं। आई और कैपिटल ई,
यह दिखा रही है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को और करंट की। ई नोट और आई नोट क्या दिखा रहा है, देखो पीक वैल्यू। पीक वैल्यू जो होता है इसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं और इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा पता है आपको क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा टी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो है ओमेगा टी दिख रहा है, ओमेगा टी यह क्या है, एंगुलर, यह क्या है, फेज है। इसमें से ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है। और हमेशा एसी का सिंबल अगर पूछे कोई तो एसी का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे करके गोल सा करते हैं फिर इसमें ऐसे बना देते हैं, तो यह होता है सिंबल ऑफ एसी सर्किट। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम क्या, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। देखो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट which will be sent to same amount of charge in circuit in the time of the half cycle as in sent by the given alternating current the same circuit in the same time। छोड़ो इसको, हम जानते हैं कि जो Q होता है वो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, जानते हैं ना। चार्ज फ्लो की रेट को करंट बोलते हैं, आई होप जानते हो गया। तो डी क्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, आई डॉट डी टी। और यहाँ पे जो आई है, आई, ये आई, अगर इस आई की जगह पे मुझे कौन सा रखना पड़ेगा, हमने जो अभी पढ़ के आया क्या, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो हम पढ़ के आए ना अभी। तो इस फार्मूले में हमें आई की जगह पे हमें यह रखना पड़ेगा, यह। तो मैंने रख दिया आई नोट साइन ओमेगा टी और डी टी पहले से था। अब हमें करना पड़ेगा इसकी इंटीग्रेशन, कहाँ से करना है, देखो हमें बात कर रहे हैं हाफ साइकिल की। तो हाफ साइकिल जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना टाइम लगेगा, जीरो से चल रहे हैं, आधा का टाइम टी बाई टू होता है, पूरा का टाइम कितना लगता है, टी लगता है, तो हम आधा ही चल रहे हैं। तो कहाँ से लिमिट रखेंगे, जीरो से टी बाई टू का। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो अब देखो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट बाई ओमेगा, आई नोट बाई ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद तुरंत रिजल्ट बता रहा हूँ जो कि तुमको ध्यान देना है, वो कितना आता है, आई नोट बाई ओमेगा, टू आई नोट बाई ओमेगा। चाहो तो इसको आप ध्यान दे सकते हो, बस इस वाले फार्मूले को। मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू जो होती है वह होती है एवरेज वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। मीन वैल्यू को आप एवरेज वैल्यू ही कह सकते हो। कभी भी आपसे अगर मीन वैल्यू पूछे ना, मीन वैल्यू, तो तुम अगर एवरेज वैल्यू निकालना आ रहा है तो वो होता है तुम्हारे मीन वैल्यू के बराबर, मीन वैल्यू के बराबर। ये बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हाफ साइकिल का मीन वैल्यू कितना होता है, सीधे ध्यान देना है। हाफ साइकिल का मीन वैल्यू होता है 0.637 आई नोट। देखो आई मीन या तो आई एवरेज जो होता है वो होता है 0.637 अपॉन में आई नोट। इस चीज़ को तुम भाई ध्यान देना, इस चीज़ को तुम ध्यान देना, सीधे का सीधे। आगे आओ, आगे बात करेंगे हम एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम, अगर मैं देखो अभी तो जो पढ़े हैं ना ये अल्टरनेटिंग करंट की बात की है, लेकिन यह बात करें अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, बात करें अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बस यहाँ पे तुम क्या कर दो, ईएम और ईईवी कर दो, और यहाँ पे सेम फार्मूला के लिए जहाँ पे आई नोट लिख रहे थे पहले वहाँ पे क्या लिख दो, ई नोट लिख दो। नोट यहाँ पे है जिसको मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, आप भी इसको हाईलाइट कर लेना। लिख रहे हैं कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज जीरो। जो एवरेज वैल्यू हो या मीन वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की कितनी होती है, जीरो होती है एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए जीरो होती है, आधे के लिए प्लस आधे के लिए माइनस। देखो ये ऐसा बताना चाह रहे हैं ना कि मान लो हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, इधर हमारा वाई थी और इधर एक्स एक्सिस था। तो साइन ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से ऐसे बनता था, एक साइकिल हमने पूरा कर लिया। तो जो आधी साइकिल पॉजिटिव होती है, आधी साइकिल निगेटिव होती है, तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा कंप्लीट साइकिल की, वो कितनी आएगी, जीरो। यहाँ पे यह बात लिखा जा रहा है ना, यह पॉइंट तो देख लेना इसको। आगे आते हैं देखना किसे हम, रूट मीन स्क्वायर को। रूट मीन स्क्वायर या तो इसको हम वर्चुअल भी बोलते हैं, ठीक, इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं इसको। चलो देखते हैं इसको। तो रूट मीन स्क्वायर जिसको हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं आप अल्टरनेटिंग करंट, इज दैट स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट इन गिवन रेजिस्टेंस इन गिवन टाइम एज इट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इज द सेम रेजिस्टेंस इन सेम टाइम। अगर डिफिनेशन पूछेगा बोर्ड में तो तुमको इतना लिखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जब भैया हीट होता है ना, उसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम पढ़ के आते हैं हीट का फार्मूला। लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो हम इसका आगे लगाएंगे डी टी, डी एच मतलब कि इंस्टेंटेनियस, किसी छोटे सेगमेंट का हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डी टी करना पड़ेगा। और जहाँ पे आई स्क्वायर है तो हम पढ़ के आए भैया आई इक्वल टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को हमें इस आई की जगह पर पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आर पहले से था और डी टी पहले से था। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें कंप्लीट साइकिल के लिए। लिमिट रखेंगे हम जीरो से कैपिटल टी। क्यों, पूरा कंप्लीट साइकिल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे।
तो हम इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक, तो हमारा हीट का फार्मूला यह निकल के आता है H=I²RT/2, ठीक है ना। आफ्टर इंटीग्रेशन ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा को देखो यहाँ पे रिप्लेसन करने के बाद ना, रिप्लेस करने के बाद ओमेगा की जगह पे हम 2π/t रखते हैं, पता है ना ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t। तो यह तो तुम्हारे काम का नहीं है, रीजन कि अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो डायरेक्ट तुमको इसको याद ही रखना है ना। और देखो यहाँ से आई की RMS वैल्यू जो होती है वो होती है I0/2। आई नोट समझ आ रहा है ना, क्या आई नोट जो तुम्हारी है यह है पीक वैल्यू, क्या है पीक वैल्यू, या इसी को हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोल रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू में √2 से डिवाइड कर दें तो वह हमारा क्या निकल के आता है, वह निकल के आती है IRMS, या तो इसको ERMS भी बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे अगला E और I की बात में यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो सेम फार्मूला I और V का ही होता है, बस चीज चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं पहले नोट में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट EMF कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी पीरियड ऑफ द साइकिल बेस्ड ऑन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बेस्ड होती है किसके ऊपर, हीट एनर्जी के ऊपर। डू नॉट यूज द एबव फार्मूला इन टाइम इंटरवल अंडर द कंसीडरेशन इन द लेस देन 1 पीरियड। अगर एक पीरियड से कम है तो हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। अब बात करेंगे हम किसकी, रिलेटिव वैल्यू ऑफ पीक की। पीक की रिलेटिव वैल्यू की हम बात करेंगे वर्चुअल और मीन की। तो यह जो होती है ना ई की, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप कि ई की मीन वैल्यू हो चाहे एवरेज वैल्यू हो, वो होती है 0.37 E0। अगर इसकी RMS वैल्यू हो और इसकी इफेक्टिव वैल्यू भी हम बोलते हैं वो आती है 0.72। इसको नहीं याद करना है, तुम्हें नहीं याद करना है। यह रहा ग्राफ, इधर रहा E0, इधर रहा T। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक साइकिल में 2π, आधा में पाई, ठीक, पूरे में कैपिटल T स्मॉल t। अगर सीधे अब यहाँ से इतना मैथ तो आती होगी ना, सीधे आप बढ़ाते चला जाना, तुम इसको देख लेना। अब यहाँ पे टिप्स क्या है, टिप्स देखते हैं। द गिवन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट आर वर्चुअल वैल्यू। कैसी होती है, वर्चुअल वैल्यू। जैसे दैट इज 230 वोल्ट AC। अगर हमें कभी लिखा है 230 वोल्ट AC, इसका मतलब क्या हुआ, यह हमें क्या दिए हैं, यह RMS वैल्यू हमको दिए हैं। क्या दिए हैं, RMS। ई का EMF हमको RMS दिए हैं, कितना 230 वोल्ट। AC अमीटर एंड AC वोल्ट मीटर रीड करता है हमेशा RMS। जो AC अमीटर होता है और AC डिमीटर वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा RMS वैल्यू को रीड करता है, ठीक है ना। दे कोल्ड हॉट वायर मीटर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट वायर मीटर बोलते हैं। द स्केल ऑफ DC मीटर, एक DC मीटर होता है वो लीनियरली ग्रेजुएटेड विद द स्केल AC मीटर नॉट इवन। मतलब कि जो DC मीटर, एक हमारा DC मीटर होता है, एक हमारा होता है AC मीटर। तो DC मीटर कैसा होता है, लीनियरली होता है, और यह होता है नॉन लीनियर। जो AC होता है कैसा होता है, नॉन लीनियर। यह ध्यान देना था, जो कि H=I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, हमारा AC वाला। अब देखो हम बात करेंगे AC सर्किट विथ अ प्योर रजिस्टर। किसकी बात करेंगे, AC सर्किट जिसमें हम क्या, किसके साथ, प्योर रजिस्टर के साथ। ये तो देखो हमारा AC सर्किट हो गई, इसमें क्या लगा दिया हमने, एक रजिस्टर लगा दिया। ये तो हम जानते हैं E होता है E0 sin ωt। अब हम ये भी जानते हैं कि I होता है V/R। I क्या होता है, V/R, और V क्या होता है, EMF भी होता है। इसको हम E/R भी ले सकते हैं। E क्या है यहाँ पे, EMF, ठीक है ना। तो E के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, E के जगह पे, इसके E के जगह पे E0/R, मतलब E के जगह पे यहाँ पे E0 sin ωt, ये तो लिख ही सकता हूँ। तो मैं इस E के जगह पे मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, I E0 sin ωt/R। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। तो हाँ, जो I0 होता है वो E0/R होता है। तो E0/R की जगह पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, I0 कर दिया। तो यह हो गया I0 sin ωt। यहाँ से यह निकला, मतलब हमने इस वाले से हमने इसको प्रूव कर दिया। आई होप कि समझ गए। तो इसमें अगर हमारा बस रजिस्टर लगा हो तो इसमें EMF और करंट दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में। बस हमारे पास दो चीज़ हों, AC सर्किट में और प्योर रजिस्टर लगा हो, तो EMF और हमारा करंट, मतलब कि वोल्टेज और I दोनों क्या होती हैं, सेम फेज के में ही होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेम फेज का मतलब क्या हो गया, जैसे एक ही लाइन पे आएंगे ना, जैसे कि ωt, ये हो गया हमारा क्या, ωt हो गया हमारा फेज। ωt ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या होता है, फेज। ये हो गया हमारा फेज। अब यहाँ से I0 हमारा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, E0 हो रहा है। दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम ही फेज में दिख रही हैं। समझ गए ना, आई होप कि आप इसको समझ गए, इजी था। अब हम AC सर्किट जो था हमारा AC सर्किट, इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, प्योर इंडक्टर के साथ। ये रहा हमारा क्या, इंडक्टर। इंडक्टर को हम L से दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हो आप, इंडक्टेंस। और यह क्या हो गया हमारा AC सर्किट। E को तुम जानते हैं होता है E0 sin ωt। और यह भी जानते हैं हम कि
इंडक्टेंस इक्वल टू होता है एल डी आई अपन में डी टी। जानते हैं इंडक्टेंस इक्वल टू होता है हमारा एल डी आई अपन में डी टी। यह तो बहुत फेमस फार्मूला है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल इन अपोजिट टू द इंड्यूस ईएमएफ। यह फार्मूला हमारा हो गया। तो इस फार्मूले में ई की जगह पे मैं ये पुट करूंगा, ई की जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करूंगा, सिंपल बराबर कर दूंगा इसको। यहाँ से क्या निकालूंगा, डी आई की वैल्यू निकालूंगा। डी आई की वैल्यू हमारा आएगी इतना ई नॉट अपन में एल साइन ओमेगा टी बाई टी। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ई नॉट अपन इसका हमने क्या करना पड़ेगा, यह कांस्टेंट है, ला देंगे बाहर इसको, और साइन ओमेगा टी डी डॉट डी टी का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा हमारा माइनस कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से एक और फार्मूला हमारा निकल के आने वाला है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ना। तो इस फार्मूले से एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि यहाँ पे पहली बात तो ई नोट और आई नोट मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में नहीं हो, दोनों का फेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक्स एल इक्वल टू, यहाँ पे एक्स एल इक्वल टू आएगा हमारा ओमेगा एल। एक्स एल इक्वल टू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्स एल इक्वल टू आएगा ओमेगा एल। अब यहाँ पे एक्स एल जो है ना, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इस फार्मूले को तुम सीधे ध्यान देना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अभी देखो इसकी मैं एक लास्ट में बनवा दूंगा शॉर्ट। एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ठीक है ना, और ये आई नोट बाई ई नोट बाई आई नोट के बराबर होता है। और इसको हम बोलते क्या है, एक्स एल को, एक्स एल को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी जो एस आई यूनिट होती है ओम होती है, क्योंकि देखो एक्स एल हो है इंडायरेक्टली क्या है, क्या इंडायरेक्टली रेजिस्टेंस ही है, लेकिन बस ये अलग बात है एक्स एल लग गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ पे अगर ग्राफ बनाया तो देखो दोनों का फेज अलग अलग आ रहा है, दोनों का फेज क्या आ रहा है, अलग अलग। इसका यहाँ पे आ रहा है पीक वैल्यू, इसका यहाँ पीक वैल्यू आ रहा है, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे कौन आगे निकल रहा है, यहाँ पे आगे निकलता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, आई नोट तुम्हारा यहाँ पे आगे निकल रहा है। ठीक है ना। तो एक तो यह तुम्हारा हो गया, यह पहले हम पढ़े थे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई हमने निकाला इस फार्मूले से ना। तो आई जो है हमारा ई नोट से माइनस पाई बाई टू पीछे है। आई जो है हमारा, देखो इस रिएक्शन से हमको क्या देखने को मिला है, देखना यहाँ पे ध्यान से कि इस वाला जो हमारा, यह हमारा जो दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इसका फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी आ रहा है, इसके वाले में माइनस पाई बाई टू आ रहा है, मतलब कि ई नोट से आई माइनस पाई बाई टू क्या है, पीछे। तो ई नोट हमारा आगे होगा, इससे पाई बाई टू क्या पीछे होगा, आई नोट ना, यह होगा। तो आगे देखो, अब हम एसी करंट में क्या ऐड कर रहे हैं, कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं। यह हो गया तुम्हारा कैपेसिटर, इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। यह हो गया तुम्हारा क्या, यह तुम्हारा हो गया क्या, हाँ एसी सर्किट। तो यह तो पता है इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यू इक्वल टू होता है सी वी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी। और वी को यहाँ पे हम ई से रिप्लेस करेंगे क्योंकि वो भी ई एम एफ ही होता है। तो क्यू इक्वल टू हो गया सी इंटू ई। अब ई की जगह पे हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हमने यहाँ पे लिखा, क्यू की जगह पे हमने, क्यू की जगह पे हमने यह वैल्यू पुट कर दी, क्यू की जगह पे हमने यह पूरी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे आई इक्वल टू हमारा यह निकल के आया। फिर यहाँ से देखो इस वाले फार्मूले में जहाँ पे पहला हमने जो इंडक्टेंस लगाया था तो आ रहा था माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू आ रहा है, जो क्या बता रहा है हमको, पाई बाई टू जो प्लस आ रहा है वह बता रहा है कि भैया ई नोट से ना आई जो है इस बार पाई बाई टू फेज आगे, मतलब कि आई नोट आगे है किससे, ई नोट से पाई बाई टू पे, यह बता रहे हैं इसमें। ठीक, और यहाँ पे यह फार्मूला ध्यान देना, वहाँ पे यहाँ पे यह फार्मूला तुम ध्यान दो, एक्स सी इक्वल टू होता है वन बाई ओमेगा सी। वहाँ पे तुमने क्या पढ़ा था, उसको मैं लिख दूँ ताकि भूलना मत। वहाँ पे तुमने पढ़ा था एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक्स सी इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते थे क्या, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको हम बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। ग्राफ आपको समझा दिया हमने, वेरिएशन ऑफ। अब हम वेरिएशन करेंगे एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी के साथ, यहाँ पे वेरिएशन करवाने वाले। चलो देखते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, वेरिएशन ऑफ एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी एंड, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल पढ़ चुके हैं हम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ, जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्सएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा को टू पाई एफ से रिप्लेस किया, एक्स हो गया टू पाई एफ इंटू एल। तो वहाँ से क्या दिख रहा है, एक्सएल जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ अगर हमको एक्सएल और फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो कैसी बनेगी, बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, इंटरसेक्ट है नहीं तो इसलिए वाई इक्वल टू एम एक्स। जैसे कि यहाँ पे
एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को रहा है। दूसरा ग्राफ हमारा बनने वाला है एक्स सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो एक्स सी हम जानते हैं क्या होता है, 1/ω c। एक्स सी होता है 1/ω c। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्स सी को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ओमेगा की जगह 2πf पुट करेंगे। जैसे 2πf पुट करेंगे ग्राफ बनेगा हमारा कैसा, एक्स सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा कैसा 1/f। तो एक्स सी में और एफ में चाहिए तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, सीधे ध्यान देना है। टिप्स क्या है, इंडक्टेंस जिसको हम एल बोल रहे हैं कैन नॉट बी डिक्रीज डायरेक्ट करंट। डीसी करंट में डिक्रीज नहीं होता है। इट कैन ओनली डिक्रीज एसी, बस एसी की वजह से डिक्रीज होता है। कैपेसिटेंस सी अलाउ करता है एसी टू फ्लो थ्रू द, बट ब्लॉक कर देता है डीसी को। ठीक, एलसीआर को आपको पढ़ना नहीं है, सीधे बस फार्मूला यहाँ पे एक आने वाला है, बता देना हूँ। देखो एलसीआर मतलब कि इसमें तीनों होंगी ना। एक हमारा क्या हो गया है, ये हो गया हमारा सर्किट, इसमें इंडक्टेंस भी जुड़ा है, कैपेसिटेंस भी जुड़ा है, और क्या जुड़ा है, आर भी जुड़ा है। देखो बहुत जबरदस्त फार्मूला है, इसमें तुम एक फार्मूला के याद करना, जो जो बोले क्वेश्चन बस वहां को उसको जीरो कर देना। जैसे देखो हमारा फार्मूला आता है ये ई इक्वल टू आता है हमारा, ई इक्वल टू अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। क्या आता है एक फार्मूला हमारा, ई इक्वल टू पूरे का अंडर रूट, क्या है पूरे का अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। मतलब कि यह पोटेंशियल आर का, यह पोटेंशियल इंडक्टेंस का, पोटेंशियल कैपेसिटेंस का, ये फार्मूला होता है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन में जैसे मान लो तुमको क्या कर दिए, बोल दिए ये नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है, तो इंडक्टेंस को तुम जीरो कर देना, सेम फार्मूला को लगा देना। फार्मूला तब क्या बन जाएगा तुम्हारा, ई इक्वल टू वी आर का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर। अगर यहीं पे तुम बोल दिए आर नहीं हो, पोटेंशियल आर का नहीं हो, तो तुम बस इसके बराबर कर देना, ई इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अगर सी नहीं हो तो तुम वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बस तुम इस फार्मूले को याद रखो, इस फार्मूले को क्वेश्चन में जैसा बोलेगा, बस एलसी सर्किट है, बस एलसी सर्किट है तो आर को हटा देना, इसी फार्मूले जीरो कर देना। अगर मान लो कि आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट, तो वी एल को जीरो कर देना। मतलब यह फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर कुछ हमेशा तुमको देखो वी आर तुमको एक्स पे बनानी है, ठीक, वी एल तुम बनाना किस पे, वाई पे, माइनस वाई पे वी सी बनाना। देख लो वी सी थोड़ा सा छोटा है, तो अगर मुझे क्या करना पड़े कि अगर मुझे वी सी को ऊपर ले जाना है तो मैं वी एल माइनस वी सी कर दूँ। अगर वी एल माइनस वी सी कर दूँ तो मतलब ऐसे, अगर वेक्टर को बस डायरेक्शन चेंज कर दूँ, नीचे देखो प्लस आ रहा है तो वेक्टर को ऊपर ले जाना है तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, अपोजिट वेक्टर का नियम है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी सी हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो दोनों का है रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से करके भाई देखो ये सब निकल गया, मैं पूरा नहीं बताना चाहता हूँ, बस तुमको इनडायरेक्टली ये फार्मूला बताना है। चाहता तो बहुत बेटर बता सकता था, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम तुम्हारे कम है, मुझे जानता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम बस ये फार्मूला यहाँ से तुम ध्यान दो। और बस ये तो जान ही गया ना कौन क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं जान जाओगे, फार्मूला अगर तुमको याद है कि आई इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सबका रूट है। तो अब जानते हो ना एक्स क्या है, क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सएल और एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इतना अगर पता होगा तो क्वेश्चन में बोलेगा तो बस फार्मूला में हमें पुट करना है। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। ठीक है ना, अब एक्सएल की वैल्यू हमें जानते हैं ओमेगा एल होती है, एक्सी की वैल्यू होती है 1/ω c। क्लियर, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, और tan फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल माइनस 1/ω c बाई आर। कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस क्या है, पहली स्पेशल केस क्या है, व्हेन एक्सएल ज़्यादा होगा एक्ससी से। अगर इसमें एक्सएल ज़्यादा हो एक्ससी से तो ओमेगा एल ज़्यादा होगा किससे, 1/ω c से। तो इस केस में हमारा tan कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, tan कैसा, फाई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी केस अगर हमारा एक्सी बड़ा हो जाए, यह बड़ा हो जाए, तो इस केस में फाई भी निगेटिव आएगा और tan फाई भी निगेटिव आने वाला है। तीसरी केस अगर दोनों बराबर हो जाए तो tan फाई जीरो आएगा और फाई हो जाएगा हमारा जीरो। तीसरी केस रेजोनेंस इन एसी सर्किट विथ एलसीआर। रेजोनेंस बताना है हमको एलसीआर में, सीधे फार्मूले के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, पहले एक्सएल और एक्सी होते हैं बराबर, तो यहाँ पे हम ओमेगा एल को 1/ω c के बराबर कर सकता हूँ। तो tan फाई कितना आएगा हमारा जीरो, tan फाई जीरो मतलब कि फाई 0 डिग्री। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एल माइनस 1/ω c का होल स्क्वायर। देखो सेम फार्मूला चल रहा है, बस हमने वहाँ पे वैल्यू पुट की। ठीक है ना, अब यहाँ पे जेड मीन की वैल्यू जो होगी आर होगी, आई नोट मैक्स की वैल्यू होगी E/R। एट रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है ओमेगा आर। यहाँ पे ओमेगा आर मतलब कि रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इंटू एल, तो 1/ω/r इंटू ओमेगा सी। तो यहाँ से हमारा फार्मूला यह निकल के आता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π अंडर रूट में एल सी, 1/2π अंडर रूट में एल सी। यह इसमें यह फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यह वाला, यह फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा।
अब आगे आओ रेजोनेंस कर्व एंड क्यू फैक्टर। रेजोनेंस कर्व एंड क्यू फैक्टर की बात करेंगे, जिस एक होती है बैंड विड्थ, जिसका फॉर्मूला होता है 2 डेल्टा ओमेगा। क्या होता है? 2 डेल्टा ओमेगा। उसमें पढ़ोगे क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम क्यू फैक्टर ही बोलते हैं। इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू विड्थ एंड बैंड विड्थ। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बैंड विड्थ जो है निकाला है इसका, हम अगर क्या ले लें, रेशियो ले लें, तो हमको क्या मिल जाता है? क्यू फैक्टर मिल जाता है। बस ध्यान देना किसकी किसकी हमको लेना है, हमको किसकी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की और किसकी? बैंड विड्थ की। क्लियर? ग्राफ देखो, आई नोट इधर है, इधर ओमेगा है। यहाँ पे देखो पहला ग्राफ हमारा जो बना हुआ है यहाँ पे, पहला वो इतना ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर? इतना ऊपर। दूसरा इतना शार्प आ रहा है। तीसरे में बहुत शार्प आ रही है। जिसमें शार्प सबसे ज़्यादा होगी उसको हम बोलते हैं आई नोट मैक्स। जिसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रही है, ये इसका आधा आई नोट मैक्स बाई 2। तो इसमें अगर हमें आर रेजिस्टेंस बतानी हो ना, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? R3 की। इसलिए इसमें शार्प नहीं बन रहा है। सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसलिए इसका जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है? बहुत शार्प बन रहा है। ठीक। क्यू फैक्टर में क्या करते हैं भाई, यहाँ से ओमेगा वी एल अपन वी आर हो जाएगा, क्यू वी सी अपन वी आर हो जाएगा। ठीक ना? वी एल की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा आर इंटू एल हो जाएगा। तो देख लेना एक बार, बस फार्मूला याद करना है। पावर इन एसी सर्किट, पावर का फार्मूला यहाँ पे आएगा, सीधे तुमको ध्यान देना है। पावर का फार्मूला, पावर एवरेज का होता है ई वी कोस फाई। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? ई वी, ठीक है ना, आई वी और कॉस फाई। ई वी और आई वी, यहाँ पे वी क्यों लिख रहा है? वी भाई यहाँ पे इसलिए लिख रहा है ना इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें जो वी मिल रहा है ना, एक मिनट, हाँ एवरेज की वैल्यू, यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने भी किया है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। सीधे फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है ना भाई? अब देखो आगे आते हैं हम, क्या? पावर इन एसी सर्किट विथ आर के साथ का फार्मूला क्या हो जाएगा? पी ई वी और आई वी कोस फाई, ई वी आई वी कोस जीरो आ जाएगा। कोस जीरो यहाँ में आने का रीजन, क्योंकि सेम फेज में है ना, फेज यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे कोस जीरो करेंगे। ठीक है ना? कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। पावर, अगर यही बात हम एल में करें तो एल में माइनस कितना आ रहा था? एल में जल्दी बताओ, एल में यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? -π/2 हमने पहले देखा था। और इसके बाद हम अगर सी में बात करें तो यहाँ +π/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम -π/2 अगर पुट करेंगे इस फार्मूले में तो कितना आ जाएगा? वैल्यू जीरो आ जाएगी हमारी। अगर यहाँ पे प्लस भी हम पुट करें π/2 तब भी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। तो समझ जाओ कि बस पावर अगर हमको रेजिस्टेंस में ही बतानी होगी तभी आएगा कुछ वैल्यू। अगर हमको एल इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस से बनानी होगी, दोनों में वैल्यू कितना आने वाली है? जीरो आने वाली है। ठीक है ना? कितना मिनट हुआ? 27। 30 मिनट में भाई मुझे कंप्लीट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा रिवीजन के लिए है ना। एलसी ओसिलेशन देख लो एक बार। एलसी ओसिलेशन क्या होता है तुम्हारा? वैसे भी डैम्प्ड ऑसिलेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। एक बार आप चेक कर लेना, बिना चेक करे मैं नहीं बता रहा हूँ। और ट्रांसफॉर्मर जो पार्ट है आपका, ट्रांसफॉर्मर, यह आप पढ़ते हो EMI के अंदर। ठीक, और आगे आएगा एलसी ऑसिलेशन, वो भी आप वहीं पे पढ़ते हो। AC जनरेटर, ये भी आप वहीं पढ़ते हो EMI में। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर का भी थोड़ा सा फास्ट रिवीजन किया है, लेकिन आई होप मैंने आपका सारा फार्मूला रिवीजन करवाया है एक बार। थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट था हमने वो भी बताया है। डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना कि भाई डिटेल वीडियो बना दो, 2 घंटे में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।